हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस अनकवर्ड। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इन एपिसोड के माध्यम से हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा जुलाई महीने का एक कंप्लीट वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी दिया हुआ है। वहाँ मॉडल क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और उन क्वेश्चन के माध्यम से पूरे महीने के जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उन पे चर्चा भी कर ली गई है। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की करंट अफेयर्स पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हालांकि इस सप्ताह में बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं आई हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो वन लाइनर के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। इसके अलावा वो करंट अफेयर्स जो आपके जीएस के स्टैटिक पार्ट से डायरेक्टली लिंक करता है, उन पर हम इन टॉपिक्स की मदद से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पिछली बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स को कुछ टॉपिक में बांट दिया गया है, जैसे जियोग्राफी इन्वायरमेंट में 5 टॉपिक, इकोनॉमी में एक, साइंस टेक में दो, इंटरनेशनल रिलेशन में एक और कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। इससे प्रोत्साहन मिलता है आगे और भी अच्छी चीजों को लाने का और उनको कवर करने का। बाकी जीएस के इस करंट अफेयर सेक्शन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आप वीडियोस को पूरा देखिए और लगातार 2 बार देख लेंगे तो एक सप्ताह का करंट अफेयर आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा। और फाइनली जो क्वेश्चन दिए जाएंगे मंथ के एंड में, उन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन की फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। इसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही तरह से पढ़ा जाता है। चर्चा में आने का कारण है अभी संसद के जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें लोकसभा में विभिन्न योजनाओं की जो प्रगति है और जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। तो उन्हीं में से एक योजना है जीवन योजना, जिसको हाल ही में लेके चर्चा की गई। हालांकि इस योजना का प्रारंभ मार्च 2019 में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? ये लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके सेकेंड जनरेशन के एथेनॉल के लिए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं पर केंद्रित है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं इमेज, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये चारों जनरेशन के एथेनॉल उत्पादन की प्रक्रियाएं दी हुई हैं कि कौन सी जनरेशन में किन चीजों को माध्यम बनाया गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में शुगर बीट, शुगर केन व्हीट और कॉर्न, इन चीजों के माध्यम से एथेनॉल का उत्पादन किया गया। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई कि ये खाद्यान्न है और खाद्यान्न का उपयोग हम बायोफ्यूल बनाने में करेंगे तो खाद्यान्न की कमी होने लगेगी, और हुआ भी यही। तो फाइनली इसको बंद करके सेकंड जनरेशन प्लांट लगाया गया, जिसमें वुड, स्ट्रॉ, क्रॉस और वेस्ट जो गैर खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उनको शामिल किया गया और उनके माध्यम से हम बायोएथेनॉल बना रहे हैं। तो ये जो सेकंड जनरेशन वाली क्रियाविधि है, इसको ही आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना का प्रारंभ किया गया था 2019 में। बाकी थर्ड जनरेशन में शैवालों का उपयोग करके बायोफ्यूल बनाया जाएगा और फोर्थ जनरेशन में ब्रेक थ्रू प्रोसेस के द्वारा, जैसे पैरालिसिस हो गई, सोलर डिफ्यूल, इंजीनियरिंग एल्गी और गैसिफिकेशन के माध्यम से बायोफ्यूल बनाए जाएंगे। आगे है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। एक अच्छी और इम्पोर्टेंट शब्दावली है, इसके बारे में जानना चाहिए। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसको भी अभी हाल ही में लोकसभा में इस पर चर्चा की गई। विद्युत मंत्रालय की तरफ से ये सूचना दी गई है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनसे जो गैस निकलती है उसके मानकों का अनुपालन करने के लिए हम एफजीडी उपकरण स्थापित कर रहे हैं। तो एफजीडी होता क्या है, और एफजीडी से पहले फ्लू गैस क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लू गैस दरअसल जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है, वहां से जो धुआं निकलता है उस धुआं को ही सम्मिलित रूप से फ्लू गैस कहते हैं। जैसे अगर कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस, लकड़ी आदि को जलाया जाता है तब इनसे सम्मिलित होके जो धुआं निकलता है उनको क्या कहेंगे? फ्लू गैस। और फ्लू गैस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड हो गए, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। कोयला को अगर आप जलाते हैं तो कोयला का जो भी कंबर्सिबल एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट, कंबर्सिबल एलिमेंट का मतलब सल्फर हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन हो गई,
ये सभी एलिमेंट जलने के बाद जो धुआं के रूप में मिक्स होकर निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रो ऑक्साइड की फॉर्म में, उन सबको क्या फ्लू गैस बोलते हैं। ये फ्लू गैस एनवायरनमेंट के लिए कितनी खतरनाक होती है ये सबको मालूम ही है। तो इसी गैस को कम करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए एफजीडी उपकरण लगाए जाते हैं, एफजीडी संयंत्र, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र, ताकि वहां से सल्फर यौगिकों को अलग किया जा सके। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसमें प्रक्रिया बताई गई है। जब कोई पावर प्लांट होता है वहां से गैस निकलती है तो वो फ्लू गैस को डायरेक्ट हवा में ना छोड़ करके हम इस संयंत्र में प्रवेश कराते हैं यहाँ से, और प्रवेश करा करके ये जो आप देख रहे हैं ये पंप लगे हुए हैं और इनमें छोड़ा जाता है लाइमस्टोन स्लरी। लाइमस्टोन को चूना पत्थर भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। ये लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर और इसकी स्लरी को इसमें छोड़ा जाता है, फिर ये फव्वारे के रूप में नीचे आता है और जब गैस इससे प्रवेश करती है तो गैस ऊपर निकल जाती है क्लीन गैस, और जो कंपाउंड्स होते हैं सल्फर के वो नीचे बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है, पर इसको इसकी टेक्निकलिटी पे नहीं जाना है। इतना जान लीजिए कि एफजीडी क्या होता है और इसकी प्रोसेस थोड़ी बहुत क्या होती है, बाकी फ्लू गैसेस क्या होती हैं। आप जानते हैं कि जितने भी तापीय संयंत्र हैं देश की कुल विद्युत आवश्यकता का लगभग 75% का उत्पादन करते हैं। ये सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड के लगभग 80% औद्योगिक उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं, जो फेफड़ों की बीमारी, अम्ल वर्षा और स्मोक का कारण बनते हैं। तो ये होगी एफजीडी। आगे है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप। ग्रैप दरअसल दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लाया गया था 2016-17 में, और हाल ही में इसके जो मानक हैं, इसकी जो क्रियाविधि है उसमें संशोधन की बात कही गई है। तो ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता क्या है? ग्रैप आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगर वायु की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा तक खराब होने लगती है तब उस गिरावट को रोकने के लिए इसको लागू किया जाता है। इसको 2016-17 में लाया गया था। 2016 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस इससे ही जुड़ा है। 2020 तक क्या होता था, वायु प्रदूषण प्राधिकरण ग्रैप को लागू करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन 2020 के बाद 2021 से ग्रैप को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इसको लागू करता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति के आधार पर 4 चरण निर्धारित किए गए हैं ग्रैप के द्वारा। वो 4 चरण कौन से हैं ये नीचे टेबल दे दी है आपको, ये पढ़ सकते हैं। ये संशोधित टेबल है जो जिसमें जो अभी बात की जा रही है। तो उसमें चरण 1 है पुअर क्वालिटी कहते हैं, फिर सेकंड को वेरी पुअर, फिर सेवियर, फिर सेवियर प्लस। और इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स का मानक भी दिया हुआ है। 200 से अगर 300 के बीच होती है तो उसे पुअर कहेंगे, 301 से 400 के बीच को वेरी पुअर, 401 से 450 को सीवियर, और 450 से अधिक होता है तो उसको सीवियर प्लस। और इन परिस्थितियों में क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे ये इधर दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो इन दोनों के विलय की घोषणा कर चुका है, और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम से एक नया प्रभाग बनाने की बात कही है। तो इन दोनों का विलय हो जाएगा। लेकिन जानने वाली बात ये है कि पीसीएस में इसको लेके क्वेश्चन आ चुके हैं और ये पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब 1973 में की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, बाघों की आबादी को संरक्षित करना, उनके आवासों को संरक्षित करना। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी ताकि भारत के हाथियों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण की जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य आवास विनाश, विखंडन, मानवहाती संघर्ष और अवैध शिकार से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। तो इन दोनों की डेट याद रखनी है कब शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। आगे है पैलियो प्रॉक्सीज। ये घटना अभी चर्चा में आई है।
पहले जान लेते हैं पहली प्रॉक्सीज होते क्या है। पहली प्रॉक्सीज एक अनुमान लगाने की विधि है और ये अनुमान लगाया जाता है विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों को लेकर, जैसे जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर परिवर्तन आदि के लिए। और इन अनुमानों को लगाने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रयोग करता है। और ये अप्रत्यक्ष साक्ष्य किस पे बेस्ड होते हैं? पेड़ की छल्ले, बर्फ के टुकड़े, तलछट परतें, जीवाश्म पराग, प्रवाल आदि सामग्री पर आधारित होते हैं। तो ये पैलियो प्रॉक्सी होती है। पैलियो प्रॉक्सी अनुमान लगाने की एक विधि है और इसकी फुल फॉर्म पैलियो क्लाइमेट प्रॉक्सी या फिर पैलियो इन्वायरमेंटल प्रॉक्सी भी कहते हैं। चर्चा में इसीलिए आया, अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि जुलाई का एक दिन लगभग 1 लाख वर्षों से भी अधिक समय से ज्यादा गर्म था। और ये दावा किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, और ये दावे का आधार क्या था? यही पैलियो प्रॉक्सीज की विधि। इस आधार को एकदम निराधार बताया वैज्ञानिकों ने, क्योंकि ये थर्मामीटर के आविष्कार से पहले के अनुमान पर आधारित था। तो ये था पैलियो प्रॉक्सीज। आगे देखते हैं। आगे है उल्लास। उल्लास एक कार्यक्रम भी है और एक मोबाइल एप्लीकेशन है। दरअसल हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई गई और इसी वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया और साथ में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लॉन्च किया गया और एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई इसके साथ। तो उल्लास है क्या? उल्लास आजीवन सीखने की एक प्रवृत्ति है जिसमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी नागरिक होंगे उनके बीच बुनियादी साक्षरता और जो बुनियादी कौशल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तियों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल से सशक्त बनाना। और इसके लिए जो पूर्व में चल रही दीक्षा पोर्टल है उसको आधार बनाया जाएगा, उसके गेटवे के रूप में उल्लास एप्लीकेशन काम करेगा। आगे है कोशिका मुक्त डीएनए। इसके नाम से ही लग रहा होगा, जो डीएनए कोशिका से मुक्त हो गए हैं, जो कोशिका से फ्री हो गए हो, उनको कोशिका मुक्त डीएनए कहते हैं। तो कोशिका मुक्त डीएनए या सेल फ्री डीएनए डीएनए के उन टुकड़ों से संबंधित है जो कोशिकाओं के बाहर विशेष रूप से शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं। वैसे जो डीएनए होते हैं, नॉर्मल डीएनए, वो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन में लिप्त होते हैं जिसे हिस्टन प्रोटीन कहते हैं। और ये हिस्टन प्रोटीन और डीएनए इसको कंबाइन रूप से क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। आप न्यूक्लियस की संरचना देखेंगे अगर, तो ये जैसे न्यूक्लियस है तो उसमें एक बंडल सा होता है बहुत, वो बंडल क्रोमेटिन मटेरियल का होता है। और इसी बंडल में दो चीजें होती हैं जिनमें से एक होता है डीएनए और दूसरा होता है क्रोमेटिन हिस्टन प्रोटीन। हिस्टन प्रोटीन, तो ये हिस्टन प्रोटीन एक टाइप का लेमिनेशन की तरह काम करता है मार्कशीट पर। जैसे मार्कशीट पर लेमिनेशन होती है, ऐसे ही डीएनए पर लेमिनेशन का काम करता है ताकि डीएनए सुरक्षित रहे। तो ये सेल फ्री डीएनए चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हमारे शरीर के रोगों का पता लगाने और विभिन्न गतिविधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है और ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है और ये देखा भी गया है प्रयोगों में। तो सेल फ्री डीएनए के अनुप्रयोग क्या क्या होंगे? विकासशील भ्रूणों में गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं की जांच के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, शीघ्र उपचार के लिए। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण की निगरानी, अल्जाइमर रोग, न्यूरोनल ट्यूमर, स्ट्रोक जैसी विभिन्न स्थितियों के निदान और निगरानी में सहायता कर सकता है। आगे है दो प्रमुख दवाएं जिन पे अभी अभी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और ये दवाएं हैं एसिक्लोफेनॉक और कीटोप्रोफेन। एसिक्लोफेनॉक, कीटोप्रोफेन, इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है सरकार ने ताकि जो गिद्ध हैं बल्चर्स उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि डिक्लोफेनिक जो दवा होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बहुत पहले, शायद 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसका कारण क्या है? 1990 के दशक में मवेशियों को डाइक्लोफेनिक नामक दवा दी जाती थी दर्द निवारक के रूप में, लेकिन वही जो मवेशी होते हैं उनकी मृत्यु पर उनका भक्षण गिद्ध करते थे, तो गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आने लगी और इतनी ज्यादा गिरावट आई कि ऐसा बताया जाता है 2004 तक लगभग
7%, लगभग 97% गिद्ध खत्म हो गए। तो उस पे शोध हुआ और पता चला कि इसके जो मृत्यु है उनका कारण क्या है, डाइक्लोफेनिक दवा है। तो फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया बाद में। गिद्ध पुनर्प्राप्ति योजना चलाई गई थी और उसी योजना के तहत इस पे प्रतिबंध लगाया गया। और अब ऐसा माना गया है जो एसिक्लोफेनॉक और कीटोप्रोपेन दवा है वो भी फाइनली डेक्लोफेनिक की तरह ही काम करती हैं, इसीलिए इन पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। आगे देखते हैं। आगे है फ्री मूवमेंट रिजीम, मुक्त संचरण व्यवस्था। मुक्त संचरण व्यवस्था दरअसल भारत और म्यांमार के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य था दोनों देशों में सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। लेकिन हुआ क्या, इसने अवैध प्रवासन, विद्रोही गतिविधियों और नशीली दवाओं तस्करी जैसे मामलों में चुनौतियां पेश की। अब बात करते हैं एफएमआर है क्या। एफएमआर पहाड़ी जनजातियों के प्रत्येक सदस्य जो भारत म्यांमार के नागरिक हैं और भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर लगभग 16 किलोमीटर के भीतर निवास करते हैं, उनको सीमा पार जाने के लिए, घूमने के लिए, संचरण करने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको एफएमआर कहा गया। और ये व्यवस्था एक पास के माध्यम से 2 सप्ताह तक इन नागरिकों को इस सीमा के अंदर घूमने की अनुमति देती है। तो एफएमआर का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था, लेकिन इसने अनजाने में अवैध प्रवासन संबंधी चिंताओं को जन्म दिया। मणिपुर सरकार ने 2187 अवैध प्रवासियों की पहचान की है। मणिपुर में जो जनजातियां हैं, मैती, कुकी और नागा, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली नागा और कुकी मणिपुर की ओरिजिन प्रजातियां हैं, लेकिन जो मैती हैं वो बॉर्डर के, म्यांमार जो बॉर्डर है, जैसे ये आप कान बन गया, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का बनाया है। तो म्यांमार से और बांग्लादेश से अवैध प्रवासी ये लोग आ जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं। तो इस वजह से वहां विद्रोह होने लगे हैं और जो मणिपुर की मेन जनजातियां हैं, जिनको नागा और कुकी कहते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर विद्रोह होते हैं। आगे है अदर वन लाइनर करंट अफेयर्स। पहला है आदि पेरुक्कुल फेस्टिवल। ये एक्चुअली तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। इसमें होता क्या है, लोग अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं एक नदी जो मूलतः कावेरी नदी है, कावेरी नदी के तट पर इकट्ठे होके। तो आदि पेरुक्कू फेस्टिवल, और इसको पथिनेट्टम पेरुक्कू भी कहते हैं। फिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल इतिहास में हेडर में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं इस बारे में। अगला है टाइफून डोगसुरी। क्वेश्चन इतना आ सकता है कि ये कहाँ पर आया, तो ये चाइना से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है। चाइना लिख दिया, चीन लिखना चाहिए था यहाँ पर। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घर बनाए, ये हमेशा उत्तर प्रदेश आगे रहता है इसमें। इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश है। ये जो फिगर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, ये याद करने की जरूरत नहीं है और ये याद भी नहीं रहेंगी, तो इतना ध्यान रखना है। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश। आगे है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक। ये दोनों सदनों से पारित हो गया है और इसमें प्रावधान क्या है, जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो देश भर के 20 आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है और साथ में राष्ट्रपति को वहां का विजिटर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति आईआईएम के विजिटर होंगे। आगे है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है और माइक्रोन द्वारा, माइक्रोन संस्था है उसके द्वारा। आगे है आयुष वीजा। आयुष वीजा गृह मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया है। आयुष का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो चिकित्सीय प्रणाली है भारत की, उसको बढ़ावा देने के लिए आयुष वीजा को शुरू किया गया है, ताकि भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के उन व्यक्तियों को आकर्षित करना जो भारत में पेश किए जाने वाले विशेष चिकित्सा उपचार की तलाश करते हैं। तो ये है आयुष वीजा। आगे है जल दोस्त। जल दोस्त एक डिवाइस है जिसे विकसित किया गया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा।
एक्चुअली राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने ये दोनों जलदोस्त और क्यूप्लेन दोनों तरह की डिवाइसें बनाई हैं, जिनमें जलदोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जलदोस्त का काम क्या होगा? ये एक एयरबोट है। इसका प्रयोग जल निकायों में खरपतवार और अपशिष्ट को हटाने के लिए किया जाएगा। दूसरा है क्यूप्लेन। क्यूप्लेन एक ऑल इलेक्ट्रिक यूएवी है। इसका प्रयोग निगरानी, हवाई मानचित्रण और पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। फिर है नीराक्षी। ये भी एक डिवाइस है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, जो अंडर वाटर माइन विस्फोट का पता लगाने, नष्ट करने और पानी के भीतर सर्वेक्षण में युक्त होगा। एक पर्सन है डीगोकेस, इनको हर कोई जानता होगा। ये अभी जो फिडे रैंकिंग जारी की गई है, इसमें इन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है और 9वें स्थान पे पहुंच गए हैं। 36 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत का कोई दूसरा खिलाड़ी इस रैंकिंग में इस स्थान पे पहुंचा है। तो इन्होंने 36 साल का विश्वनाथन आनंद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डिगुकेस विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। एक पोर्टल लॉन्च की गई है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की यात्रा को सरल बनाना। वह छात्र जो भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी सभी चीजों को सुगम बनाने के लिए इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। आगे है अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में शुरू किया गया है और ये आंदोलन 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखता है। 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य करता है। इसके लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध असम से है, इतना ही ध्यान रखना है। बाकी एक मासी पोर्टल है, मासी मॉनिटरिंग ऐप विकसित की गई है, MASI। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसका विकास किया है, ताकि जो विभिन्न बाल देखभाल संस्थान हैं देश में, उनके निरीक्षण तंत्र को और मजबूत किया जा सके, वास्तविक समय पर उनकी निगरानी की जा सके। मासी ऐप। न्यायमूर्ति जी रोहड़ी आयोग, इन्होंने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है कई साल बाद। तो ये किस चीज से संबंधित है? ओबीसी जातियों के सब कैटेगराइजेशन, उप वर्गीकरण से। आगे है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल। क्वेश्चन आ सकता है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया था इनको, और इनका आयोजन भी ऑब्वियसली राजस्थान में ही होगा। तो अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये थी इस सप्ताह की करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स का कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मिलेंगे अगले सप्ताह की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।